हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। देखिए, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होते क्या हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक फॉस्फेट का डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए में उपस्थित संरचना है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए के अंदर उपस्थित संरचनाएं हैं जो कि डीएनए का निर्माण करती हैं। डीएनए है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर दो हेलिक्स बनाती है, इसलिए इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स बोलते हैं। डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है और दो हेलिक्स जो है उसका निर्माण होता है। हेलिक्स का मतलब है इस प्रकार से, ये एक हेलिक्स हो गया और ये आपका दूसरा हेलिक्स हो गया। इस प्रकार की हेलिकल स्ट्रक्चर, इस प्रकार की जो कुंडलित जो संरचना है वो मिलकर बनाती है आपके डीएनए को। और वो डीएनए अगर ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो तो क्या बन जाता है? आपका गुणसूत्र बन जाता है या क्रोमोसोम बन जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होते हैं? देखिए, जनरली उनकी संरचना कैसी होती है। तो न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है राइबोज शुगर, दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन बेसेज और तीसरा होता है आपका फॉस्फेट। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ ये दो ही कंपोनेंट हैं वो मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइड में क्या होंगे? सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं वो मौजूद रहेंगे। कौन कौन से? राइबोज शुगर और नाइट्रोजन। फॉस्फेट है वो न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट रहती है। बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। कि जिन एडेनिन, आपका ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन जो भी हैं, उनके अंदर अगर फॉस्फेट एब्सेंट है, यानी कि पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर अगर फॉस्फेट की कमी है, फॉस्फेट अगर एब्सेंट है, दैट कोल्ड एज संरचना है वो क्या होगी? न्यूक्लियोसाइड होगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अगर अपन देखें कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो बनाते हैं टोटली, कि न्यूक्लियोटाइड है उसकी संरचना कैसी होती है। न्यूक्लियोसाइड की देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड बना देंगे उससे ही। देखिए, सबसे पहले राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है वो 5 कार्बन कंटेनिंग संरचना होती है, जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, और आपके अगर हम बात करें डीएनए का, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, अगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, OH ग्रुप मौजूद होगा। और अगर यहाँ पे डीएनए का अगर आपका राइबोज शुगर है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको डीऑक्सी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हो गई आपकी राइबोज शुगर, ये हो गई आपकी राइबोज शुगर। इस राइबोज शुगर है, इसके साथ जुड़ा रहता है कौन? आपका जो भी नाइट्रोजन बेसेज है वो। तो नाइट्रोजन बेसेज हम किसकी स्ट्रक्चर बनाए? मान लीजिएगा हम एडेनिन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस जो मेरी वीडियो है वो देख लीजिएगा अगर आपको स्ट्रक्चर ढंग से याद नहीं होती है। तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने? इस प्रकार से, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने। और एक इसके साथ जो इमिडाजोल स्ट्रक्चर है वो बनाई थी मैंने। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने। और यहाँ पे मैंने जोड़ा था एक एमीन ग्रुप। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ये बन गया आपका एडेनिन। बस फर्क इतना ही है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी कर देंगे। ठीक है, ऐसे।
तो इस प्रकार से हमारा जो एडिनिन है वो बन गया। ये क्या बन गया? एडिनिन बन गया। अब ये जो एडिनिन है इसका जो 9 नंबर का नाइट्रोजन है, जैसे मान लो मैंने नंबरिंग यहां से की थी, 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है वो 9 नंबर का नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? आपकी राइबोस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ जुड़ेगा। यानी कि नाइट्रोजन बेसेज का तो 9 नंबर का नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। और किसके साथ जुड़ेगा? राइबोस शुगर का कार्बन फर्स्ट के साथ। आई बात समझ में? बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी? राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ प्लस नाइट्रोजन बेसेज के नाइट्रोजन 9 है उसके साथ ये जो बॉन्डिंग है वो होगी। कैसे होगी अभी करवा देते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा राइबोस शुगर को यहाँ नीचे बना देता हूँ, जो राइबोस शुगर है उसको यहाँ बना देता हूँ मैं। देखिए ये आपकी जो राइबोस शुगर है वो यहाँ बन गई, ये लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ही, जैसे मान लो डीएनए की राइबोस शुगर है तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो गया, अगर आरएनए की राइबोस शुगर है तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, तो यहाँ से ये बॉन्ड है वो बनेगा। तो किस फॉर्म में बनेगा? देखिए ये बन गया बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को बोलेंगे बीटा, क्योंकि OH ऊपर की साइड था राइबोस शुगर में तो उसको बोल देंगे हम बीटा। अगर OH नीचे की साइड होता तो वो हो जाता अल्फा। तो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि डीएनए की जो संरचना है उसमें आपका जो असेंबल होने की जो आपकी जो प्रवृत्ति है या डीएनए की जो संरचना है वो असेंबल हो रही है धीरे धीरे, तो वहाँ सबसे पहला जो बॉन्ड है वो बन गया आपका बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजन बेसेज और राइबोस शुगर के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है उसको कहते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? तो ये बॉन्ड बन गया बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमारी संरचना है वो हो गई आपकी न्यूक्लियोसाइड। ये संरचना कैसी हो गई? हमारी न्यूक्लियोसाइड की संरचना है वो हो गई। अब देखिए जो हमारी जो संरचना बनी, ये जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन बेसेज है उसको राइबोस शुगर के साथ जोड़ा है, तब अब ये जो एडिनिन है वो एडिनिन नहीं रहा, वो क्या बन गया? एडिनोसिन बन गया। अब एडिनोसिन बन गया है। तो फर्क समझ में आया कि एडिनिन और एडिनोसिन में क्या फर्क है? फर्क ये है कि एडिनिन सिर्फ एडिनिन की स्ट्रक्चर है और एडिनोसिन दैट मीन्स राइबोस शुगर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब राइबोस शुगर अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एडिनोसिन। अगर आपके साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया? साइटिडीन हो गया, साइटिडीन हो गया। अगर आपके ग्वाइनिन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर नाइट्रोजन बेसेज जो ग्वाइनिन है उसके साथ राइबोस शुगर जुड़ा हुआ है तो हो गया ग्वाइनोसिन हो गया। इस प्रकार से इनके नाम है वो चेंज हो गए। कैसे हुए नाम चेंज? क्योंकि जो इनकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी उसके साथ क्या जुड़ गया? आपका राइबोस शुगर जुड़ गया। यहाँ पे राइबोस शुगर जुड़ने से एडिनोसिन, आपके ग्वाइनोसिन और साइटिडीन है ना, यूरिडीन, आपके इस प्रकार से जो नाम है वो चेंज हो गए। दैट मीन्स क्या हो गया? ये न्यूक्लियोटाइड की संरचना है वो हो गई। तो इस प्रकार से हम न्यूक्लियोसाइड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया? हमारा एक न्यूक्लियोसाइड हो गया। कौन सा? एडिनोसिन। अगर ग्वाइनिन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ ग्वाइनिन की स्ट्रक्चर बना दी तो वो हो गया ग्वाइनोसिन। ऐसा कैसे जोड़ेंगे ग्वाइनिन को? ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया अपना प्यूरिन। अगर पिरिमिडीन को जोड़ें तो किस प्रकार से जोड़ते हैं? देखो यहाँ तो N9 जुड़ गया। अगर हम बात करें पिरिमिडीन की तो पिरिमिडीन में मान लो अपने साथ मान लो यूरेसिल है, आरएनए का है, या अपन डीएनए की बात कर लेते हैं कि ये डीएनए अपना, ठीक है, ये मान लो अपना जो भी ये N है और ये अपना जो थाइमीन है, ठीक है। अब थाइमीन देखो यहाँ पे 1 नंबर का नाइट्रोजन है, ये 2 3 4 5 और 6।
इस प्रकार से नंबरिंग कर दी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो फर्स्ट नंबर का, जहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं अपन? पिरिमिडीन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। प्यूरिन के रेफरेंस में N9, पिरिमिडीन के रेफरेंस में N1, प्यूरिन के रेफरेंस में N9, ठीक है। बाकी कार्बन फर्स्ट होगा हमेशा। तो ये क्या बन गया? अगर ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ तो क्या बन गया? ये पूरा पूरा आपका जो भी आपका, जैसे ये क्या है? थायमीन है, तो ये हो गया थायमिडीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो आपका न्यूक्लियोसाइड है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपन बात करें न्यूक्लियोटाइड की, कि न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड है उसमें सिर्फ क्या करना है, हमें एक फॉस्फेट है उसको जोड़ देना है कि न्यूक्लियोटाइड है बन गया न्यूक्लियोसाइड के अंदर। तो मैं संरचना बनाता हूँ पुराने वाली संरचना। जैसे ये आपका राइबोस शुगर था, ठीक है। यहाँ पे आपका HH था, यहाँ पे आपका CH2OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये DNA की जनरल सी स्ट्रक्चर है राइबोस शुगर की, पेंटोस शुगर की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा तो अच्छा रहे रिप्रेजेंट करने के लिए। इस प्रकार से हमारी ये संरचना है राइबोस शुगर की, वो बन गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम नाइट्रोजन बेसेस जोड़ देंगे तो क्या बन गया? आपका न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फॉस्फेट भी जोड़ेंगे। तो इधर क्या करेंगे? हम फॉस्फेट को ऐड करेंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड है उसकी संरचना बनाते हैं। तो मैंने बताया था H3PO4, जो संरचना है H3PO4, ये संरचना फॉस्फेट की। तो हम बनाते हैं फॉस्फेट को, ये अपनी फॉस्फेट है, ठीक है। और फॉस्फेट अगर जोड़ना चाहिए तो अपन जोड़ सकते हैं। तो अपन आगे बात करेंगे कि इस प्रकार से और फॉस्फेट जोड़ते हैं तो कैसी संरचना बनती है। जनरली ये फॉस्फेट इसके साथ ऐड होगा, कैसे? ये H और ये OH, ठीक है। बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इस प्रकार से जो बॉन्ड है वो देखने को मिलेगा हमें। ये O हो गया, ये CH2 हो गया, H2O है वो यहां से रिमूव हो गया, OH यहाँ का और H यहाँ का, ठीक है। तो अब ये संरचना है, अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ दें? एक कोई भी अपने नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ते हैं, जैसे थायमीन जोड़ते हैं या साइटिडीन जोड़ देते हैं। मान लो ये साइटोसिन है, यहाँ आपका N आ गया, यहाँ आपका N आ गया, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, ये आ गया आपका, ये जुड़ गया यहाँ। तो ये क्या हो गया? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये कौन सा बॉन्ड हो गया? ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया। ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड बन गया, जो कि राइबोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? फोस्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये जो संरचना पूरी की पूरी ये क्या बन गई? आपके न्यूक्लियोटाइड की संरचना है वो बन गई, ठीक है। अब देखिए जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना उसमें एक तो क्या है? आपका फॉस्फेट, राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेसेस, ठीक। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डीऑक्सीसाइटिडाइलिक, डीऑक्सी साइटोसिन है डायलिक एसिड। वैसे ही जैसे ग्वाइनिलिक एसिड है ना, तो जैसे ग्वाइनिन आ गया तो ग्वाइनिलिक एसिड हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो नाम है, टोटली नाम, वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वो किस प्रकार से जो DNA है उसके अंदर अरेंज रहते हैं। तो देखिए जो इनका अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से होता है। तो नॉर्मली एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक फॉस्फेट, एक राइबोस शुगर और एक नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में अरेंज रहता है। लेकिन ये जो अगर जुड़ने का क्रम है, जैसे DNA रेप्लिकेशन में हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ते किस प्रकार से हैं। तो देखो यहाँ पे और न्यूक्लियोटाइड होते हैं,
जिसमें से 2 फॉस्फेट रिलीज होती हैं, फिर एक बच जाता है, प्लस फॉस्फेट, ये आपस में जुड़ेंगी तो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़ेंगी। ये फॉस्फेट आपस में, ये दोनों OH हैं तो H2 रिलीज हो जाएगा, ये तो बेसिक सी बात है। ये लो, तो अब देखो ये संरचना किसकी बन गई, है ना। ये संरचना देखो, ये है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, हाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड किन किन के बीच में बनेगा, 2 फॉस्फेट के बीच में बनेगा। और फॉस्फो एस्टर बॉन्ड किन के बीच में बनेगा, फॉस्फेट और राइबोस शुगर के बीच में बनेगा। अगर ऐसे ही शुगर और आए नीचे तो क्या होगा, वो इस 3 प्राइम पे ग्रुप पे जुड़ेगी। ये फॉस्फेट है, इसका OH है, वो OH इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती हैं श्रृंखलाएं, किसकी, राइबोस शुगर की। तो राइबोस शुगर है वो आपकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके अंदर जो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है उसके फॉर्म में एक शर्करा, दूसरी शर्करा, तीसरी शर्करा ऐसे बैकबोन बनाती है, और उस बैकबोन में फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है वो मौजूद रहता है। तो 3 बॉन्ड हो गए, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, आपका बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये फॉस्फेट के अंदर मौजूद है। तो होता क्या है कि नया न्यूक्लियोटाइड आता है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से, ठीक है। ये 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ATP ADP वगैरह सुना होगा। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो ATP ADP काम में आते हैं, तो ATP काम में आता है तो 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कि अगर हम बात करें पूरी स्ट्रक्चर को, और अगर मान लो यहाँ पे एडिनिन हो, यहाँ पे क्या हो, एडिनिन हो, यहाँ पे एडिनिन हो, तो क्या होगा, एडेनिन होगा तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम ATP। आपने सुना होगा एनर्जी का फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाम सुना होगा। तो ATP की स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है। आप बहुत बार सोचते हो कि भाई ATP NADPH NADH क्या होते हैं। ATP की स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्म है तो ATP की स्ट्रक्चर ही पूरी। तो आप बहुत ही आसान है ATP की स्ट्रक्चर बनाना कि 3 फॉस्फेट जोड़ दो, एक राइबोस शुगर जोड़ दो, एक एडिनिन जोड़ दो, तो ये क्या हो गई, देखो एडिनिन है, एडिनोसिन मतलब राइबोस शुगर है, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट हो गया। अगर एक फॉस्फेट हटा देते हैं तो वो हो गया ADP, और एक फॉस्फेट और हटा देते हैं मतलब एक फॉस्फेट ही बचता है तो वो हो गया AMP। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम जो आपकी एनर्जी की फॉर्म है, ATP क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, AMP क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ADP क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, और हम इसको ATP क्या है, आपका एनर्जी फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म मॉलिक्यूल है, जो हमारी पूरी बॉडी में एक ATP की तरह ही हमारी पूरी एनर्जी है वो काम करती है। तो इस प्रकार से हम न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ईजी वे है, ये पूरा DNA के अंदर अरेंज रहता है। इसीलिए तो देखो आपने देखा होगा कि DNA के अंदर अपन ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम ऐसे लिखा होता है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट लिखा होता है, 3 प्राइम पे OH लिखा होता है। तो देखो ये 3 प्राइम में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पे OH है ना, 5 नंबर पे देखो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये 5 नंबर का कार्बन है तो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो 5 नंबर पे फॉस्फेट, 3 नंबर पे OH, समझ गए। तो इस प्रकार से पूरा जो DNA है वो इनसे मिलके बना होता है। तो आज के बस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, वर्ड का कैसा भी क्वेश्चन है, अबाउट टू सब्जेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को क्यूरी या जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिएगा। और धन्यवाद, जय हिंद।